नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसका आज हम 8वां अध्याय 8वां विषय यानी विषय 8 1.3 इसका है सिंचाई और तकनीक। मुगल काल में भारतीय किसान 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय किसान किस प्रकार खेतों की सिंचाई करते थे, किस प्रकार फसलें उगाते थे। चूँकि उस समय सिंचाई के आधुनिक साधन हमारे पास नहीं थे, तो हम आवश्यकता के अनुसार उन्हीं फसलों का उपयोग करते थे, उन्हीं फसलों को उगाते थे जिनमें कम सिंचाई से काम चल जाता था। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। यानी जमीन बहुत थी हमारे पास उस समय, मजदूर भी मौजूद थे उस समय, और किसानों की गतिशीलता का मतलब था किसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। जहां उनको अच्छी ज़मीन मिल जाती थी, जहां उनको सुविधाएं मिल जाती थी, वहां जाकर के वो खेती करते थे। और इसी व्यवस्था को जब किसान अपने गांव या अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान या गांव में जाकर के वो कृषि करता है, तो उसको पाही काश्त कहा जाता है। और वो अपने स्वयं के गांव में करता है तो उसको खुद काश्त के नाम से संबोधित किया जाता था। चूँकि ये किसानों की गतिशीलता को इंगित करता है। जब किसान एक गांव से दूसरे गांव में जाते तो इसी जाने की प्रक्रिया को हम गतिशीलता के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मुख्य बातें आती हैं कृषि के विकास के लिए या कृषि के विस्तार के लिए। सबसे पहली बात आती है जमीन की बहुतायत, यानी जमीन बहुत थी हमारे पास, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता। ये 3 वजहों से कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था। जमीन की बहुतायत, जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता। ये 3 कारण थे कृषि के विस्तार के लिए। इन तीनों से क्या हो रहा था? कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था के कारण कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था। विस्तार हो रहा था चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। जो खेती होती थी उसका मुख्य उद्देश्य था लोगों का पेट भर सके किसी भी प्रकार से। धन कमाना नहीं था, केवल पेट भरना उद्देश्य था। इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतों जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। खेती का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों का पेट भरना। इसलिए रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच वर्षा होती थी, वर्षा को मापने का पैमाना होता है जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच वर्षा होती थी, या उससे ज़्यादा होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी या इससे अधिक या इससे अधिक वर्षा होती थी। वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी, यानी वहाँ पर बहुतायत अधिकांश भागों में चावल की खेती होती थी। चावल की
खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में, यानी 40 इंच से जहां कम बारिश होती थी या और कम ज़्यादा कमतर यानी कि बहुत कम बारिश होती थी, ऐसे इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती होती थी। यानी 40 इंच से कम या कमतर, बहुत कम, कम या कमतर इलाकों में गेहूं या ज्वार, ऐसे इलाकों में गेहूं, ज्वार या फिर बाजरे की खेती होती थी। देखिए, ज्वार, बाजरा और गेहूं ये कम बारिश में ही हो जाते हैं, इनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। मॉनसून भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। मॉनसून भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता था और हम आज भी इसी पर आधारित हैं, क्योंकि मॉनसून को भारतीय कृषि का जुआ भी कहा जाता है। जैसा मॉनसून वैसी कृषि, मॉनसून अच्छा रहा तो फसल अच्छी हो जाती है, मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए मॉनसून को भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता था, जैसा कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। कुछ ऐसी भी फसलें थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय अपनाने पड़े। जो फसलें ऐसी होती थी जिनमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, इनके लिए सिंचाई के कौन से तरीके अपनाए गए? कृत्रिम, मतलब मनुष्य ने अपने आप तरीके तैयार किए थे, जैसे कि तालाबों से पानी देना, कुएं से पानी देना या नहर इत्यादि कृत्रिम तरीके अपनाए गए। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। जो सिंचाई का कार्य होता था उसके लिए राज्य की मदद भी मिल जाती थी। जो भी उस समय शासक, चूंकि उस समय मुगल काल था, मुगलों का शासन था, तो मुगल लोग क्या करते थे, मुगल साम्राज्य के जो नुमाइंदे थे ये सिंचाई के लिए किसानों की मदद कर देते थे। मसलन जैसे उत्तर भारत के राज्यों में या उत्तर भारत में जो भी हमारे जहां हम निवास करते हैं, नई नहरें व नाले खुदवाए गए। यहाँ पर नई नई नहरें और नाले भी खुदवाए गए। कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई गई और जो पुरानी नहरें थी उनकी मरम्मत करवाई गई। नई नहरें और नाले खुदवाने का काम और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाने का काम राज्य के द्वारा किया जाता था, मुगल साम्राज्य के द्वारा किया जाता था। शाहजहां के शासन के दौरान पंजाब में शाह नहर बनाई गई थी। मुगल शासक था शाहजहां। शाहजहां के शासन काल के दौरान शाह नहर बनवाई गई थी और ये मुगल साम्राज्य के द्वारा बनवाई गई थी राज्य की मदद से। तो सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी। जैसे उत्तर भारत में राज्य में कई नई नहरें व नाले खुदवाए गए और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई गई थी। और एक शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब क्षेत्र में शाह नहर बनवाई गई थी। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था। खेती किसका काम था? मेहनत कसी का। जो लोग मेहनत कर पाते हैं वही खेती करते थे। लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करने लगे थे, कुछ ऐसे तरीकों का भी इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित भी होती थी। क्योंकि पहले तो किसान स्वयं मेहनत करता था और कृषि थी भी मेहनत कश इंसानों के लिए, लेकिन किसानों के द्वारा ऐसी तकनीक का भी प्रयोग किया जाने लगा था जिसमें ज़्यादातर पशु बल का प्रयोग होता था, जैसे बैल। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि हम पशु बल का कैसे प्रयोग करते थे खेती करने में। एक नई तकनीक आ गई थी उस समय,
जिसमें लकड़ी का एक हल्की लकड़ी का एक हल बनाया जाता था, जिसके एक सिरे पर लोहे का एक फाल लगा हुआ होता था जो कि नुकीला होता था, और दूसरे सिरे पर बैलों को या पशुओं को उसमें बांध दिया जाता था और पशु उस हल को खींचते थे, और इस प्रकार से वो पशु बल का प्रयोग कृषि के लिए होने लगा। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। एक बर्मा टाइप का बनाया गया था जिसको बैल के जोड़े खींचते थे। ये नई तकनीक आ गई थी, और इसके द्वारा जो बीज होता था फसल का, वो जमीन में उस गहराई पर जाकर के उसको स्थापित कर दिया जाता था जहां पर नमी होती थी। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि एक रिवाज ये भी था कि बीजों को हाथ से छिड़क दिया जाता था ज़मीन में, और इस रिवाज से क्या होता था, इसमें ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं होती थी, ना ही एक लोहे के बर्मे का प्रयोग करना पड़ता था, ना ही बैलों का, हाथ से लिया और बीज को छिड़क दिया, इसका भी ज़्यादा प्रचलित होता था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। यानी मिट्टी की गुड़ाई करना हो या फिर निराई करना हो, निराई का मतलब है खरपतवार निकालना मिट्टी से, और गुड़ाई का मतलब है मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा बनाना और मुलायम बनाने के लिए उसकी गुड़ाई की जाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई और निराई करने के लिए लोहे के धार में के पतले से धार वाले कुछ उपकरण बनाए गए थे, जिनकी मूठ लकड़ी की हुआ करती थी। यहाँ हम कुछ स्रोत बताएंगे आपको, और इन स्रोतों पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ तकनीक आप लोगों ने अभी देखी ही नहीं होंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाबरनामा से, कुछ लेते हैं। किसान स्रोत फर्स्ट है, किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। बाबर ने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया था, और उसने इसको अपने ग्रंथ बाबरनामा में भी समाहित किया है। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी, और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। यानी किसानों की ये तकनीक थी, बसना, बस्तियों का बसना किसानों की, और उजड़ना। बाबरनामा में लिखा है, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान हो जाते थे और एक लम्हे में ही बस जाते थे। वीरान होने का मतलब है एक लम्हे में उजड़ जाते थे। लम्हा कहते हैं एक क्षण को, एक क्षण में ही उजड़ जाते थे यानी वीरान हो जाते थे, और एक लम्हे में ही बस जाते थे, एक क्षण में ही बस जाते थे। ऐसा कैसे होता था? बरसों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते थे। बरसों से जो शहर बसा है, आबाद है, और उस शहर को के जो बासिंदे होते हैं एक क्षण में ही उसको छोड़ के चले जाते थे। कारण कुछ जरूर रहा होगा, लेकिन वो एक क्षण में ही उसको छोड़ करके चले जाते थे। तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान मिट जाता है। इस प्रकार जाते हैं कि 1.5 दिन में ही उस शहर का या गांव का नामो निशान मिट जाता है। ना वो शहर दिखता है, ना वो गांव दिखता है 1.5 दिन के अंदर। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कहीं जाकर के वो बसना चाहें, एक शहर को छोड़ करके या गांव को छोड़कर लोग चले जाते थे, और वो दूसरी जगह जाकर के बसना चाहें तो उनको पानी के लिए रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती थी। मतलब वो इस प्रकार की फसलें उगाते थे जो बारिश के पानी से ही उग जाती थी। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते थे। वो एक सरोवर या कुआं, सरोवर कहते तालाब को, या तो तालाब बना लेते थे या फिर एक कुआं बना लेते थे, जिससे पीने का पानी उनको प्राप्त होता रहे। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं होती थी। ना तो वो घर बनाते थे, ना ही उन्हें दीवार बनाने की जरूरत होती थी। उस समय एक खास किस्म का एक घास था जिसका नाम था खस। इसका नाम था खस। खस एक प्रकार की फसल घास होता है। इसको वो काट करके और उसी से वो अपने मकान की दीवार बना लेते थे। घास की बहुतायत में पाई जाती थी। जंगल अपार है, झोपड़ियां बनाई जाती थी। उस खस के घास से वो झोपड़ियां बना लेते थे। खस का घास लिया उन्होंने और उससे वो झोपड़ी बना लेते थे, और उस झोपड़ी में वो रहते थे। शहर बन गया, गांव बन गया।
और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता था। जंगल से खसकी घास काटी, ले आए, झोपड़ियां बनाई, बनाने के बाद बस एक गांव बन गया या एक शहर बन गया। फटाफट सब लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना ली, लोग रहने लगे, एक गांव बन गया, शहर बन गया। बाबर ने इस बात को देखा और उजड़ने के लिए 1.5 दिन में सब वहां से नामो निशा मिट जाता था। खसकी घास है वहां से हटा दी, चले गए, शहर खत्म। तो ऐसा बाबर ने लिखा है, उस समय शहरों का बसना और उजड़ना बहुत छोटी प्रक्रिया थी। कुछ ही लम्हे में शहर उजड़ जाते थे और कुछ ही लम्हों में शहर बस जाते थे। अगला स्रोत हमको देता है पेड़ों और खेतों की सिंचाई। इसमें भी बाबरनामा में लिखा गया है पेड़ों और खेतों की सिंचाई के लिए लोग क्या करते थे। चूंकि उस समय सिंचाई के लिए ज़्यादा नई तकनीक नहीं थी, लेकिन कृत्रिम तकनीकों का हम प्रयोग करने लगे थे। यह अंश भी बाबरनामा से लिया गया है। एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो बादशाह ने उत्तर भारत में देखे थे। बाबर ने क्या क्या देखे थे। मुगल बादशाह थे, हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा था। वो आकर के कहता है, अपने बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा था। ज़मीन यहाँ पर मैदानी है, हालांकि शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है। हिंदुस्तान में शहर के लिए और खेती के लिए ज़मीन की कमी नहीं है। शहर और खेती के लिए ज़मीन बहुतायत है हमारे यहाँ पर, लेकिन कहीं भी बहते पानी नहीं बे, इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी इस ज़मीन पर बहता हुआ पानी नहीं मिलता था। ऐसा कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पानी बह रहा हो, बहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसी फसल उगाते थे जिसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती थी। शरद ऋतु की फसलें, जो शरद ऋतु में फसलें होती हैं उगाना या बागानों के लिए, शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी। जो बारिश का पानी रहता था, भरा रहता था, उसी से शरद ऋतु की फसलें पैदा हो जाती थी। और ये हैरानी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। जो बसंत ऋतु में फसलें होती हैं वो उस समय तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश भी नहीं होती थी। शरद ऋतु की तो बारिश के पानी से हो जाती थी, लेकिन बसंत ऋतु की जो फसलें थीं वो तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश भी नहीं होती थी। उस समय इतनी नमी थी, इतना अच्छा वातावरण था, बसंत ऋतु की फसलें भी पैदा हो जाती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। छोटे पेड़ों तक बाल्टियों तक या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। हम रहट के बारे में आपको बताते हैं, और यहाँ आपको रहट दिखाई देगा। ये एक कुएं से पानी निकालने की कृत्रिम तकनीक थी। इसको बैलों के द्वारा चलाया जाता था और इस रहट का निर्माण लोहे के कुछ डिब्बे या बाल्टियों की तरह एक कतार होती थी, एक चैन होती थी, उसके द्वारा इसको चलाया जाता था, जो ज़मीन के कुएं से पानी लेकर बाहर लाता था। यहाँ इसको आप बड़े गौर से देख लेंगे वीडियो में तो समझ में आ जाएगा। लाहौर, दीपालपुर, ये दोनों ही पाकिस्तान में है, लाहौर भी और दीपालपुर। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं रहट? रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। जितनी कुएं की गहराई उतने ही वो लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर बड़े घड़े बांध देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते हैं और उन पर घड़े बांध देते हैं। उन गुटकों पर क्या बांध देते हैं? घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों के से संबंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। कुएं के ऊपर एक पहिया होता है, उससे इन लकड़ी के गुटकों को पर बंधे हुए घड़ों को लटकाया जाता है कुएं में। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया। जो पहिए की धुरी होती है उस पर एक और पहिया होता है, इसको अंतिम पहिए को बैलों की सहायता से घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं। उस पहिए में कुछ दांत टाइप के होते हैं, वो दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह
घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से पानी, जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँच जाता है। आगरा, चांदवर और बयान, ये आज के उत्तर प्रदेश में है। आगरा, चांदवर और बयान में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। कुएं के किनारे पर, जैसे मान लेते ये कुआं है, ये कुआं है और इसके किनारे पर वो लकड़ी के कन्ने गाड़ देंगे। यहाँ पर 2 लकड़ी के कन्ने गाड़ दिए उन्होंने। ये 2 लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं कुएं में। और अब यहाँ वो क्या करने वाले हैं, इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं और इस कन्नों पर एक बेलन टाइप का, जिसको अपन घिरनी कहते हैं, वो टिका देते हैं। गोल गोल बेलन टाइप का एक टिका देते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं और इस पर एक रस्सी बांध देते हैं और इस रस्सी का एक दूसरा छोर जो होता है, यहाँ बैल होते हैं, ये बैल से बांध देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जो रस्सी होती है ये, इसमें बाल्टी बंधी होती है। बैल खींचेगा तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। एक शख्स यहाँ खड़ा रहता है, ये बैल को हाँकता है और दूसरा यहाँ होता है, ये बाल्टी जैसे यहाँ आ जाती तो वो पानी उसका यहाँ पर निकाल लेता है। ये भी सिंचाई की एक तकनीक थी। एक बॉक्स है जो जानकारी देने के लिए आता है। एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिया गया है ये हमको जानकारी देने के लिए देता है, अतिरिक्त जानकारी। एक तंबाकू का प्रसार। तंबाकू के पौधे के बारे में आपने देखा होगा, आज के दौर में हम सिगरेट, बीड़ी या विभिन्न प्रकार से तंबाकू खाने का प्रयोग लोग करते हैं, जो कि इनके जो दुर्व्यसनों के अंतर्गत आते हैं। ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, फिर भी लोग इनका प्रयोग करते थे। तो इसके बारे में क्या जिक्र है मुगल काल में। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। तंबाकू का जो पौधा था भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, दक्कन पहुंचा और वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में उसे उत्तर भारत में लाया गया। आइन का मतलब है आइन ए अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उत्तर भारत में चूंकि अकबर का साम्राज्य था तो आइन में उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता है। यानी आइन ए अकबरी में तंबाकू के पौधे का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तंबाकू इस समय तक यहाँ नहीं आई थी, केवल दक्कन भारत में ही तंबाकू का प्रयोग होता। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्का या चिलम के रूप में प्रयोग किया जाता था। हुक्के या चिलम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को ऐसी लत लग गई हुक्के की और चिलम की। इस लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ, जो मुगल साम्राज्य जहांगीर था वो इस लोगों को तंबाकू की लत लग गई थी, हुक्के की या चिलम की जो लत लगी थी, इस लत की ओर जहांगीर को बड़ी चिंता हुई। हमारी प्रजा, हमारी रियाया क्यों इसके उसमें फंस रही, चंगुल में। इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। मतलब उसने पाबंदी लगा दी थी इस लत पर, लेकिन ये बेअसर साबित हुआ उसका आदेश। और जाकर के हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी तक तंबाकू भारत में खेती और व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक वस्तु थी। इसका मतलब तंबाकू की लत लोगों को रही होगी। हमारा 1.4 आएगा फसलों की भरमार।